हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो EHD02 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो आपके बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी चार पांच जो भी प्रश्न बचे हैं उनके आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है धूमिल का काव्य। धूमिल के काव्य के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कवि धूमिल हैं, उनके काव्य की काव्यगत विशेषताएं पूछ सकते हैं। उनके काव्य क्या है, काव्य के बारे में बताइए, पूछ सकते हैं। तो कवि जो धूमिल है उनका पूरा नाम सुदामा पांडेय धूमिल था। उनके काव्य में राजनैतिक परिवेश के प्रति सजगता व सतर्कता दिखाई देती है। यानी कि उनका जो वो जो कविता काव्य रचते थे ना, कविता लिखते थे, उसमें जो राजनीति है, राजनीतिक परिवेश है, उसके प्रति सजगता दिखाते हैं वो। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1975 तक की जो स्थिति है उसका यथार्थ चित्रण हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। उन्होंने अपनी कविता में उस युग की व्यवस्था, जो उस टाइम की जो युग व्यवस्था है, उसका सजीव चित्रण किया है अपनी कविता में। और उन्होंने उस व्यवस्था का विरोध भी किया है उसमें। वे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता व शोषण का यथार्थ चित्रण करते हैं। समाज में गरीबी व भुखमरी के लिए वे व्यवस्था को ही दोषी मानते हैं। उनकी एक रचना है संसद से सड़क तक। उसमें उन्होंने लिखा है कि लोग बिलबिला रहे हैं, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। डैश 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 का मतलब है पंक्तियां, लेकिन आप भी क्या इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर ये लिख देंगे कि अकाल की मोहर की तरह गा रहे हैं, झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। ये इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग क्या भूख के मारे भूखे मर रहे हैं, पत्ते और छाल भी खा रहे हैं, मर रहे हैं, और जो राजनेता है ना वो दान कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या उन्होंने ये वहाँ के समाज की गरीबी व भुखमरी का चित्रण किया है अपने काव्य में। धूमिल ने सबसे ज्यादा व्यंग राजनीतिक व्यंग किया है। उन्होंने क्या जो धूमिल का काव्य व्यंग्यात्मक काव्य था, उन्होंने सबसे ज्यादा व्यंग राजनीति के ऊपर किया था। साथ ही वे राजनीतिक व्यवस्था और संसद, नेता, आजादी, क्रांति, लोकतंत्र, समाजवाद आदि पर भी व्यंग कसते हैं। जैसे उन्होंने संसद से सड़क तक पे लिखा है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहां हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेरा है, यह मेरा देश है। घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है। धूमिल ने उन्होंने देशभक्ति, स्वाधीनता, लोकतंत्र व समाजवाद आदि को ढकोसला बताया है। देशभक्ति के संदर्भ में धूमिल लिखते हैं कि हर तरफ दुआएं, हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। यानी कि उन्होंने जो देशभक्त, झूठे पाखंडी देशभक्त है ना, उनके ऊपर भी व्यंग कसा है। वे जनतंत्र, समाजवाद व स्वाधीनता पर भी ऐसे ही व्यंग कसते हैं। जनतंत्र के लिए धूमिल लिखते हैं कि जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। समाजवाद के लिए उन्होंने कहा है कि मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद जो है वो माल गोदाम में लटकी उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उनके अंदर क्या भरा है, बालू और रेत भरा है। वे स्वाधीनता को सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम मानते हैं, जिन्हें कि एक पहिया ढोरा होता है। अत्याचार के लिए जो अत्याचार जनता सह रही है, उस जनता के ऊपर भी वो व्यंग कसते हैं कि वो क्यों सह रही है। तो वो लिखते हैं कि जनता क्या है, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, कोहरा और कीचड़ कांच से बना हुआ यह भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। यानी कि उन्होंने उस जनता के ऊपर भी व्यंग कसा है, क्योंकि वो जनता क्या है, दूसरों के लिए खुद परेशान हो रही है, तो उन्होंने उसकी तुलना भेड़ के साथ की है। धूमिल के काव्य में नारी को भी स्थान दिया गया है, परंतु नारी का यहाँ पे सौंदर्य चित्रण नहीं किया है। वे नारी के व्याभिचारी व विकृत रूप को ज्यादा दर्शाया उन्होंने अपने काव्य में। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या, नारी की सात्विकता को वहां पे भंग नहीं किया है, सात्विकता के ऊपर प्रहार नहीं किया है। इसके अलावा धूमिल अपनी रचनाओं में अभिजात्य वर्ग की हिपोक्रेसी को तोड़ने के लिए बेझिझक होकर अपशिष्ट शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि वे अभिजात वर्ग को जनसाधारण के कष्टों का कारण मानते हैं, इसलिए इस युग में ये जो कवि है, ये सारा अपना जो गुस्सा, आक्रोश हो गया और असंतोष, वो इन अशिष्ट शब्दों के द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं। और इसकी मार क्या है, नारी को भी झेलनी पड़ी थी। यानी कि जो शब्द का इस्तेमाल करे, तो नारी के ऊपर भी कविता लिखी, तो शब्द उन्होंने नारी के लिए भी इस्तेमाल किए हैं। धूमिल ने इस ओर सार्थक प्रयास प्रारंभ किए। उन्होंने अकविता की दृष्टिविहीन घास से बाहर आकर जन्मोन्मुखी
धूमिल ने इस ओर सार्थक प्रयास प्रारंभ किए। उन्होंने अकविता की दृष्टिविहीन घास से बाहर आकर जनोन्मुखी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें नारी के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस प्रकार धूमिल का काव्य तत्कालीन व्यवस्था व परिस्थितियों के ऊपर व्यंग्य था। वे कविता की दिशाहीनता को समाप्त करके उसे सार्थकता प्रदान करना चाहते थे। उन्हें कविता को वे एक दिशा प्रदान करना चाहते थे और अपनी कविता के प्रति वे अत्यंत गंभीर थे। नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं क्या क्या हैं। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने क्या किया कि जीवन में जो कुछ स्वस्थ, मंगलकारी, आह्लादकारी उसे उभारने व प्रचारित करने के लिए मिश्र जी ने काव्य को साधन बनाया था। यानी कि जो स्वस्थ, मंगलदायक, आह्लादकारी मतलब हो गया कि खुशी देने वाला, उस चीज को उभारा और प्रचार करने का काम क्या है, उन्होंने मिश्र जी ने अपने काव्य से किया था। भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा के फ्लैप पर डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी ने लिखा है कि उनका काव्य लोक प्रेरित सादगी व स्वस्थ सामाजिक चेतना से संपृक्त सांस्कृतिक व मानसिक परिष्कार का काव्य है। भारतीय चिंतन की निरंतरता, गहरी मानवीय संवेदना व सहज औपचारिक अभिव्यक्ति उनके काव्य के अंदर क्या निजी वैशिष्ट्य है। उनकी सधी कलम ठीक मन की बात कहती है, वह भी हमारी बोलचाल की ही भाषा में। मिश्र जी सहज मानववादी कलाकार थे। और क्या, इसके बीच में बहुत सारी उन्होंने लाइन ले लिखी है जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप लिख देना कि अनुभूति व चिंतन की प्रखरता के साथ ही मृत्यु को साक्षात्कार करते हुए कवि हमें संशय की काली रातों में आस्था के भोर तक लाने में पूर्ण समर्थ हुए थे। मिश्र की काव्यगत विशेषताएं कौन कौन से? सहज अनुभूति, यानी कि वे संवेदना के कवि हैं। संवेदना का मतलब हो गया सहज अनुभूति। मिश्र जी सहज संवेदना के कवि हैं। उनकी संवेदना कहीं बहुत सूक्ष्म है व आत्मगत है, जैसे कि कमल के फूल वाणी की दीनता और टूटने का सुख कविता में। तो कहीं उनकी जो वेदना है वह बहुत ज्यादा, संवेदना बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष व परिवेश के सम्मुख है, जैसे कि सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश आदि कविताओं में। मिश्र जी के काव्य में लोक जीवन की अनुभूति है जो उनकी भाषा व अभिव्यक्ति में भी दृष्टिगत होती है, जैसे कि गीत फरोश, मंगल वर्षा आदि। वे देश के वर्तमान जीवन की विडंबनाओं के चलते सूर्योदय को देखने की कामना व्यर्थ मानते हैं। वे लिखते हैं, रात को सूरज मांगना, दिन के तारे, हाय रे चेतना के ये चोचले हमारे। इस प्रकार मिश्र जी ने यथार्थ जीवन का साक्षात्कार करते हुए भी अपनी आस्था को टूटने व बिखरने नहीं दिया था। नेक्स्ट, प्रकृति का चित्रण। उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण किया गया है। मिश्र जी के काव्य के अध्ययन के ऊपर उनके प्रकृति प्रेमी होने का भी हमें पता चलता है। प्राकृतिक वस्तु, क्रियाकलाप, अनूठी कल्पना व नए उपमानों को वे इस प्रकार आंखों के सामने लाते हैं कि वर्ण विषय का सजीव चित्रण सा खड़ा हो जाता है। जैसे कि उनकी कविता को हम देख सकते हैं, यदि होता नहीं आकाश पृथ्वी के ऊपर तो इतना आनंद उतरता कैसे भू पर। हे अनादि आकाल तमश आलोक ज्या सिरामया, हे गोपन प्रतिभात मुख, हे मुखर गिरामय। प्रति प्रभाव में पंछी जैसे गा उठते हैं, उनके संशयहीन गान क्यों छा उठते हैं। यानी कि वे प्रकृति के कवि थे और इसी वजह से उन्होंने इंसानी दुनिया की एवज में प्रकृति का चित्रण, सजीव चित्रण किया है। नेक्स्ट, उनके काव्य में हमें चिंतनशीलता देखने को मिलती है। मिश्र जी एक चिंतनशील कवि हैं। उनके काव्य में उनके श्रेष्ठ विचारों का प्रतिपादन मिलता है। उनका मानना है कि सृष्टि में सभी जगह एक मांगलिक तत्व व्याप्त है। उनका सर्वप्रिय सिद्धांत यह है कि हमें विषम से विषम जो परिस्थिति है उसमें भी मस्त रहना चाहिए। यानी कि वो मानते हैं कि हमें हर हालत में खुश रहना चाहिए। इसलिए वे लिखते हैं, सुना एक कुर्ता पतला साफ लो और पीला रंग लो, और मस्ती हर जगह मिलती है, मनमानी बंगा लो। 4 सिक्के प्यार से फेंको, तुम्हें मस्ती मिलेगी, और मुंह पर हंसी हो तो और भी सस्ती मिलेगी। यानी कि इस तरह के खुश रहने की शिक्षा देते हैं किसी भी परिस्थिति में। वे मानते थे कि हमारा जीवन सरल व सहज होना चाहिए, हमें फूल की भांति खिलना व वृक्ष की भांति बढ़ना चाहिए। मिश्र जी की कविता में भारतीय आत्मा की सहज अभिव्यंजना हुई है, जो कि हम नीचे देख सकते हैं। वो लिखते हैं कि कभी प्रलय के क्षण में प्रभु से न रखी न निर्बल आशा, आने पाए नहीं होठ पर कभी मांगती भाषा। 4 हाथ लहरों की ताकत कर दे पानी पानी, प्रलय बात के प्राणों पर ही अंकित अभय कहानी। इस तरह वे भारतीय आत्मा की भी सहज अभिव्यंजना करते हैं। नेक्स्ट, उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है।
मिश्र जी को किसानों से विशेष सहानुभूति है। किसानों के प्रति प्रेम में उन्होंने राष्ट्र प्रेम भी मिक्स कर दिया था, मिला दिया था। वैसे तो इनके काम है कि गांव की मलिनता, किसान की दरिद्रता व किसान वधु के दुख है ना, उसका वर्णन उन्होंने किया है ज़्यादा, परंतु उस वेदना के साथ साथ जो चरवाहा है उसकी बंसी के मधुर स्वर भी मिला दिए गए हैं, तो उससे उन्होंने राष्ट्र प्रेम का सजीव चित्रण किया है। नेक्स्ट उनके काव्य में व्यंग देखने को मिलता है। मिश्र जी के व्यंगों में मारक प्रहार की क्षमता है। उन्होंने अपने काव्य में व्यंग्यात्मक शैली अपनाई है। उनकी गीत फरोश में प्रखर व्यंग दर्शित होता है। उनके एक कविता है दैनिक, उसमें आज की अमानवीय जो असंस्त्र, असंतुलित, अमर्यादित जीवन स्थिति है उसके ऊपर उन्होंने तीखा व्यंग किया है। जैसे कि उन्होंने लिखा है, आज का हमारा मानव कितना सुसंस्कृत है। नेक्स्ट उनके काव्य में एक पक्षीय प्रेम दर्शाया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र का एक पक्षीय प्रेम हृदय को आघात पहुंचाने वाला है। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है उनके लाइनों में, कविता की लाइन में कि कहा कुछ नहीं मैंने उससे, विश्वासघात था मुझे ज्ञात मुझे, जब प्यार नहीं जाना उसने तब दुख नहीं कुछ बात मुझे, वह बोला चलते समय हमारा दूर दूर रहना अच्छा है मुझे याद, तब शीत भाव से मेरा वह कहना अच्छा। तो इसमें उन्होंने दर्शाया कि एक पक्ष यानी कि एक साइड का प्यार उन्होंने दर्शाया अपने काव्य में। नेक्स्ट उन्होंने आदर्शवाद व आशावाद को भी काव्य में स्थान दिया है। मिश्र जी के काव्य से पता चलता है कि वे सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत पर चलने वाले एक आशावादी कवि हैं। उनका काव्य एक साधना है जो कि एक आदर्श है और आज के युग में वह नहीं चल सकता है, वो ज़्यादा ही आदर्शी काव्य उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट उनके काव्य में रस योजना किस तरह से है। मिश्र जी की कविता में निर्वेद व करुण रस का चित्रण है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है जिसका अर्थ है सांसारिक विषयों में विराग या विरक्ति। करुण रस शोक के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य के रागात्मक चित्र देखने को मिलते हैं। जीवन का सौदा जो उनका काव्य है उनमें प्रेम परक व्यक्तिक भावनाएं हैं। उनके काव्य में प्रगतिशील चेतना द्रष्टव्य है। वे वस्तु जगत की ओर आकृष्ट हैं, जीवन जगत की ओर बहिर्मुखी गतिशीलता से अनुरक्त दिखाई देते हैं। जो मिश्र जी की रचनाएं हैं उनमें निर्माण परक संदेश है। इस प्रकार मिश्र जी के काव्य में भारतीय चिंतन व परंपरा के श्रेष्ठ व सशक्त उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य हो गया। नेक्स्ट रहीम के काव्य की विशेषताएं या फिर जो नीति काव्य है उसमें रहीम का क्या स्थान है। नीति काव्य में नीति का अर्थ है वह राह जिस पर मनुष्य बिना किसी दूसरे मनुष्य का बुरा किए आगे बढ़ते हुए अपने कार्य को सिद्ध करता है। नीति को एक सन्मार्ग कहा जा सकता है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन का सही दिशा निर्देश करने में सक्षम होता है। हिंदी साहित्य में आदिकाल से ही नीति का विषय काव्य में देखने को मिलता है। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो, जगनिक के आलाखंड, बीसल देव रासो में वर्णित जो नीति काव्य है वो साहित्य में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। रहीम ने अपने काव्य में नीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रहीम का काव्य नीति का अक्षय भंडार है जिसमें उन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष को उजागर किया है। रहीम है उन्होंने मनुष्य के जीवन की क्षण भंगुरता की तुलना एक रेत की गठरी है ना उसके समान माना है उन्होंने जीवन की क्षण भंगुरता को। वो कहते हैं कि रहीमन गठरी धूरी की रही पवनते पूरी, गांठ युक्ति की खुल गई अंत धूरी की धूरी। उनका मानना है कि परोपकार करने वाले हैं वो स्वयं, परोपकार करने से क्या उनका स्वयं ही भला हो जाता है। जो दूसरों को परोपकार करते हैं उन लोगों का स्वयं भला हो जाता है। इसके लिए रहीम जी लिखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष नहीं व्याप्त है लपटे रहे भुजंग। वे मानते हैं कि प्रेम के रिश्ते को हमेशा बनाकर रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे क्या तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए वो लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। वे मनुष्य में संतोष के गुण को भी बहुत जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य में संतोष होना चाहिए। वे लिखते हैं, चाह गही चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वे ही सहन शाह।
अब इसमें वो लिखते हैं कि चिंता और जो चाह है ना, वो अगर छोड़ दे लोग तो और बेपरवाह हो जाए तो जिस यानी कि किसी को कुछ नहीं चाहिए तो वो ही इस दुनिया में शहंशाह के समान जिंदा रह सकते हैं, जी सकते हैं। रहीमदास मनुष्य के स्वभाव में के बारे में भी लिखते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। वे मानते हैं अगर तालाब सूख जाए तो कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, कि बिना पानी के कमल सूरज की रोशनी में थोड़ी ना जिंदा रहेगा, उसे पानी भी तो चाहिए। तो वो लिखते हैं। अच्छे दिनों के बारे में भी रहीम लिखते हैं कि रहीमन चुप बैठिए देख दिनन को फिर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है बैर। रहीम दास जी थे, रहीम थे, उन्होंने मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण मर्यादा को माना, यानी कि इज्जत को। तो इसलिए वे लिखते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे पानी क्या है, मोती के लिए पानी जल वाला पानी है, मनुष्य के लिए ये रही मर्यादा या फिर इज्जत वाला पानी, और चून के लिए भी ये पानी है, जल वाला पानी है। इस प्रकार रहीम के काव्य में धर्म नीति, अर्थ नीति व मोक्ष नीति इन सभी के दर्शन होते हैं। रहीम ने गूढ़ गंभीर भावों को भी सहजता के साथ अभिव्यक्त किया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उन्होंने गागर में सागर भरने वाला जो कृतित्व यानी कि उनका जो कार्य था, उनको उन्होंने हिंदी साहित्य के मध्ययुगीन नीति काव्य का सम्राट बना दिया था। तो ये यहाँ पे रहीमदास जी के काव्य की विशेषताएं हो गई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एक्चुअली क्या टाइम नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो इसमें ईएचडी में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया वो सारे के सारे प्रश्न शुरू से लेके आज लास्ट करवा रही हूँ, ये सारे आंसर उसमें होंगे। आपको 20 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी। आप मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एक बार ये देख लीजिएगा, जिनको पीडीएफ नहीं चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ये है कि मीराबाई, एक ही प्रश्न आता है कि जो महादेवी वर्मा है उनकी विरह वेदना के बारे में बताइए, तो उसमें आप इसमें से आंसर लिख सकते हो। और ये वैसे बड़ा प्रश्न है कि आधुनिक युग जो मीरा है वो महादेवी वर्मा है, उनके काव्य में विरह व करुणा की धारा से प्रभावित हो गई है। यानी कि एक बड़ा प्रश्न और एक छोटा प्रश्न भी इसी में से आता है कि महादेवी वर्मा की विरह वेदना, तो दोनों के आंसर इसी प्रश्न में हो जाएंगे आपके।
तो यहाँ पे सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैंने बताए थे उनके आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।